नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम बनजोत है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ हो, वहाँ पे आंकड़ों का बहुत महत्व है और इसी जनसंख्या का ध्यान रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें ढेर सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं जिन पे करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। न सिर्फ वो स्कीम्स लॉन्च करती हैं बल्कि इनके सफलता के बड़े बड़े दावे भी करती हैं। उन भाषणों और उन दावों के इतर वो आंकड़े ही हैं जो हमें इन स्कीम्स की सक्सेस या फेलियर के बारे में सच्चाई से बताते हैं। पर अब एक नए युग का आगाज़ हुआ है। ये ऐसा युग है जिसमें विभिन्न इंटरनेशनल एजेंसीज से आने वाले आंकड़ों को भारत सरकार सिरे से खारिज कर दे रही है। इसमें से ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपने देखा कि भारत सरकार की एक मंत्री ने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। उस पर भी द वायर ने एक डिटेल्ड वीडियो और टेक्स्ट रिपोर्ट बनाई थी। उम्मीद है आपने वो देखी होगी। बहरहाल, जब विदेशी एजेंसीज और मल्टीलैटरल एजेंसीज द्वारा बनाए गए सारे आंकड़ों को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो जो आंकड़े भारत से आते हैं उनका महत्व और बढ़ जाता है। पर भारत में इन दिनों आंकड़ों का एक सूखा सा पड़ा हुआ है। सेंसस जो कि 2021 में होना था, उसका आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ और हम ये नहीं जानते कि वो कब होगा। इसी तरह कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, जिससे कि ये पता चलता है कि भारत के नागरिक फूड और नॉन फूड आइटम्स पर कितना खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसका डाटा भी रोक दिया गया, जिसका आखिरी सर्वे 2017-18 में हुआ था। तो अब इस सारे परिप्रेक्ष्य में जो बचे कुचे सरकारी आंकड़े हैं उनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन बचे कुचे सरकारी आंकड़ों में से एक आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या जिसे NFHS कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बहुत बड़ी डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज है जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के कहने पर मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस यानी कि IIPS नामक एक इंस्टीट्यूट करता है। NFHS स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष मुद्दों पर भी डेटा कलेक्ट करता है और उसे पब्लिश करता है। NFHS भारत के सारे राज्य और सारी यूनियन टेरिटरीज का नेशनल, स्टेट और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी डेटा प्रोड्यूस करता है। हाल ही में NFHS 5 का डेटा आया था, जिसका डेटा कलेक्शन पीरियड 2019 से 2021 के बीच का था। NFHS 5 ने अलग अलग तरह के डेटा दिए, जिसमें से 2-3 कुछ प्रमुख थे। उसमें से एक डेटा सेट ने बताया कि भारत में अनीमिया का प्रेवलेंस महिलाओं में बढ़ गया है और बच्चों में भी बढ़ गया है। उस डेटा के अनुसार हमें ये भी समझ में आया कि भारत का कोई भी राज्य लक्षद्वीप को छोड़कर ODF नहीं हुआ है, यानी कि खुले से शौच मुक्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार NFHS 5 ने उज्ज्वला स्कीम की सक्सेस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए। इन डेटा सेट्स को तफसील से हम आपको आगे बताएंगे। अब अगर ये आंकड़े ज़रूरी हैं तो स्वाभाविक है कि उन आंकड़ों को बनाने वाले संस्थान और उस संस्थान में काम करने वाले लोग भी ज़रूरी हैं। 28 जुलाई को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया और वो सस्पेंशन ऑर्डर NFHS 5 बनाने वाली संस्था IIPS के तत्कालीन डायरेक्टर प्रोफेसर जेम्स के लिए था। उस सस्पेंशन ऑर्डर को इशू करते हुए कोई ख़ास जानकारी तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं दी, पर सिर्फ इतना कहा कि उन पर एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है और जब तक उस इंक्वायरी के नतीजे नहीं आ जाते उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। 28 जुलाई की खबर में जब ये कुछ कयास लगाए गए कि आखिर प्रोफेसर जेम्स का सस्पेंशन क्यों हुआ होगा, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए 29 जुलाई को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मीडिया नोट जारी किया। यूजुअली जब कोई एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है तो वो PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के लेटर हेड पर जारी की जाती है, पर यह मीडिया नोट अनसाइंड, अननेम्ड था, पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे जारी किया। उस मीडिया नोट में ये कहा गया कि प्रोफेसर जेम्स के अगेंस्ट 35 कंप्लेंट्स पाई गई,
जिसमें से 11 कंप्लेंट्स उनके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई सही पाई गई। उस नोट में लिखा गया, द इर्रेगुलरिटीज वर मेनली रिगार्डिंग लैप्सेस ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन अपॉइंटमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स ऑफ फैकल्टी, रिजर्वेशन रोस्टर्स, डेड स्टॉक रजिस्टर्स एट्सेट्रा। उस नोट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आखिर वो 11 के 11 ऐसे कौन से चार्जेस या कंप्लेंट्स हैं जो उनके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई सही पाई गई। अब जब उन 11 चार्जेस के बारे में नहीं लिखा था तो उन 35 चार्जेस की किसी भी तरह की डिटेल उस नोट में दी गई हो, ऐसा एक्सपेक्ट करना तो गलत ही होगा। बहरहाल उस नोट ने गंभीर बातें लिखी। उस नोट ने ये कहा कि प्रोफेसर जेम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे कि वह अपने संस्थान में होने वाली इन गड़बड़ियों को नहीं रोक पाए और उनकी जांच नहीं कर पाए। उस नोट में ये भी लिखा गया, he also it seems failed to detect these irregularities promptly and take corrective action in a timely manner। कुल मिला के उस नोट ने कहा कि प्रोफेसर जेम्स इन गड़बड़ियों को पकड़ने में नाकाम रहे और उनके अगेंस्ट कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने में नाकाम रहे। इसलिए उन पर एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है और जब तक इस इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आता उन्हें सस्पेंड रखा जाएगा। बहरहाल इन सारे सवालों और इन डाउट्स के बीच हमने एक उस दावे की पड़ताल की जो कि इस नोट में लिखा गया था। इस नोट ने कहा कि फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में इर्रेगुलरिटीज़ हुई जो प्रोफेसर जेम्स नहीं रोक पाए। जब IIPS का बाइलॉज का हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि फैकल्टी का रिक्रूटमेंट ग्रुप ए की पोस्ट के तहत IIPS में होता है। ग्रुप ए की पोस्ट का रिक्रूटमेंट IIPS का एग्जीक्यूटिव काउंसिल करता है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कई तरह के लोग होते हैं और उसमें कोई भी डायरेक्टर का हैसियत मात्र एक मेंबर की होती है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुखिया भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव होते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करता है, उसके मुखिया अगर भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव हैं और फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में यदि इर्रेगुलरिटीज़ पाई गई उस मीडिया नोट के अनुसार, तो उसके लिए केवल डायरेक्टर को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता था, ये हमारी समझ से परे था। इसका जवाब जानने के लिए हमने जुलाई में ही 29 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय को एक ईमेल किया था, पर मंत्रालय ने हमारे उस ईमेल का जवाब नहीं दिया। पर ये मीडिया नोट इस मामले में भी वेग था कि उसमें ये नहीं लिखा था कि वो कंप्लेंट्स किस कालखंड के लिए की गई, किसने की और कब की। पर उन्हीं दिनों हमें एक जानकारी और प्राप्त हुई। हमारी जानकारी के अनुसार उसी साल यानी कि 2023 में IIPS के जनरल काउंसिल की एक मीटिंग फरवरी माह में हुई। IIPS के जनरल काउंसिल के हेड भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। उस जनरल काउंसिल की मीटिंग में वहाँ पर मौजूद हमें उसके एक मेंबर ने नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि उस जनरल काउंसिल के मीटिंग में प्रोफेसर जेम्स को स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री ने तथाकथित रूप से फटकार लगाते हुए ये कहा कि एनीमिया के आंकड़े इतने बढ़े हुए कैसे आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोफेसर जेम्स वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा हैं और इसीलिए एनीमिया के आंकड़े इतने बढ़े हुए दिखाई गए। उस मेंबर ने हमें यह भी बताया कि इतने प्रेशर के बावजूद प्रोफेसर जेम्स उन आंकड़ों पे अड़े रहे और उन्होंने NFHS 5 के तहत इन आंकड़ों को पब्लिश होने दिया। इसके पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़े, आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्रोफेसर जेम्स दुनिया के सबसे जाने माने डेमोग्राफर्स में से एक है। डेमोग्राफर्स पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइंसेस का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर जेम्स ने हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट से पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री हासिल की। उन्होंने JNU सहित कई सारी अकादमिक संस्थानों में भी IIPS ज्वाइन करने से पहले अपना योगदान दिया था। पर अब अक्टूबर में हम आपको ये जुलाई की कहानी आखिर क्यों सुनाने बैठे हैं। हुआ ये कि अक्टूबर 11 को सरकार ने प्रोफेसर जेम्स का सस्पेंशन वापस ले लिया और सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए। सस्पेंशन के बाद होना ये था कि वो प्राइमा फेसाई रिपोर्ट जिस आधार पर प्रोफेसर जेम्स को सस्पेंड किया गया और आगे की इंक्वायरी बिठाई गई, उस प्राइमा फेसाई रिपोर्ट को जेम्स के कार्यालय यानी कि डायरेक्टर कार्यालय को सरकार को उस रिपोर्ट को देना था ताकि प्रोफेसर जेम्स और वो कार्यालय उस प्राइमा फेसाई रिपोर्ट में जो 11 चार्जेस सही पाए गए उसका जवाब दे सके। पर ये तो कभी हुआ ही नहीं। अंतोगत्वा 8 अगस्त को प्रोफेसर जेम्स ने
पर्सनल ग्राउंड्स पे इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी समझिए। जुलाई 28 को प्रोफेसर जेम्स का सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन के बाद प्राइमा फेसाई रिपोर्ट जिस आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया उसे प्रोफेसर जेम्स से शेयर नहीं किया जाता है। 8 अगस्त को पर्सनल ग्राउंड्स पे प्रोफेसर जेम्स रिज़ाइन कर देते हैं। 11 अक्टूबर को प्रोफेसर जेम्स का सस्पेंशन वापस ले लिया जाता है। 11 अक्टूबर को ही उन्हें वापस रीइंस्टेट कर IIPS का मुखिया बना दिया जाता है और 11 अक्टूबर को ही प्रोफेसर जेम्स का इस्तीफ़ा सरकार एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये 11 अक्टूबर को जो ये 3 घटनाएं घटी, उनका सस्पेंशन वापस होना, उनका रीइंस्टेटमेंट हो रहा और उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होना, ये सब लगभग 1 घंटे के भीतर हुआ। इस बीच कई सवाल अपनी जगह बने रहे। जुलाई से लेकर अगस्त और अक्टूबर तक आखिर उस प्राइमा फेसाई रिपोर्ट को डायरेक्टर ऑफिस के साथ शेयर क्यों नहीं किया गया? जब शेयर ही नहीं किया गया तो उन सारे चार्जेस का जवाब ये संभव ही नहीं था कि डायरेक्टर ऑफिस दे सके। और इस पूरी इंक्वायरी का क्या हुआ जिसको बिठाने के नाम पे सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया? क्या उस इंक्वायरी में प्रोफेसर जेम्स पाक साफ पाए गए? क्या उस इंक्वायरी में प्रोफेसर जेम्स की गलतियां सिद्ध हुई? और यदि सरकार उन सारे आरोपों के प्रति गंभीर थी तो उस इंक्वायरी के रिजल्ट को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला गया? उस इंक्वायरी को मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? हमने इन सवालों का जवाब जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को अक्टूबर में ही एक ईमेल भी किया। उस ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आया। अब आते हैं उन आंकड़ों पर वापस जिसकी बात हमने कुछ पहले की थी। सबसे बड़ा आंकड़ा जो कि तथाकथित रूप से हमारे सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर जेम्स की गले की हड्डी बना, वो था एनीमिया। NFHS 5 ने बताया कि 5 साल से कम बच्चों की उम्र में एनीमिया का प्रिवलेंस 58.6% से बढ़ के 67% हो गया। NFHS 5 ने हमें बताया कि प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया का प्रिवलेंस 50% से बढ़ के 52% हो गया। इसी प्रकार NFHS 5 ने हमें बताया कि सारी महिलाओं में एनीमिया का प्रिवलेंस 53% से बढ़ के 57% हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो NFHS 5 के डेटा से निकल के आई वो ये थी कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं का एक्सेस कुकिंग फ्यूल या एक गैस सिलेंडर के प्रति केवल 43.2% है। इसका मतलब ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो कि एक सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं वह केवल 43.2% हैं, आधे से भी कम। ये आंकड़ा सरकार की उज्ज्वला स्कीम पर गंभीर सवाल खड़े करता था। पर ये गंभीर सवाल सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के बारे में नहीं थे, ये गंभीर सवाल उन दावों पर भी थे जो ये कहते हैं कि भारत ओपन डेफिकेशन फ्री या खुले शौच से मुक्त हो गया है। NFHS 5 ने ये बताया कि लक्षद्वीप को छोड़कर भारत का कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है या कोई एक ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो जहाँ की 100% पॉपुलेशन को टॉयलेट का एक्सेस हो। अगर 100% पॉपुलेशन को टॉयलेट का एक्सेस है ही नहीं तो खुले से शौच मुक्त पूर्ण तरीके से होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर क्या ये कहानी अब प्रोफेसर जेम्स के इस्तीफे के साथ ख़त्म हो जाती है? ऐसा नहीं है। IIPS में कार्यरत 2 फैकल्टी मेंबर्स ने नाम न छापने की शर्त पर हमें कुछ बातें बताईं। उसमें से एक प्रोफेसर हैं और एक एसोसिएट प्रोफेसर। उनमें से एक फैकल्टी मेंबर का कहना था कि अब वह अपने आप को टाइट स्पॉट में पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि NFHS 5 के बाद NFHS 6 के डेटा कलेक्शन का प्रोसेस अब चल रहा है। तो अब उन फैकल्टी मेंबर का कहना था कि वह और उनके साथी इस प्रेशर में हैं कि क्या उनकी डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज से ऐसा तो कोई डेटा निकल के नहीं आ जाएगा जो कि सरकार को न भाए, क्योंकि उनके अनुसार अब ये मैसेज तो जा चुका है कि प्रोफेसर जेम्स को इसीलिए अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि वह सरकार को खुश नहीं कर पाए थे। उस फैकल्टी मेंबर का ये भी कहना था कि प्रोफेसर जेम्स से ज़्यादा नुकसान NFHS का हुआ है। याद रखिए NFHS जैसे कि मैंने पहले बताया एक बहुत बड़ी डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है। ना सिर्फ ये हमारे लिए मात्र डेटा सेंटर का एक सोर्स है बल्कि कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस डेटा पे रिलाई करती थी और ये डेटा डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता था।
कई सारी राज्य सरकारें भी इस डेटा पर निर्भर करती हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इतने नीचे तक जाकर इतना बड़ा डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज कर सकें। इसलिए ये डेटा सोर्स बहुत ज़रूरी और बहुत क्रेडिबल था। और अब इतना कुछ हो जाने के बाद उन फैकल्टी मेंबर के अनुसार अगर NFHS 6 में कुछ डेटा पॉइंट्स इम्प्रूव्ड आते भी हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नुकसान NFHS के अलावा एक और चीज़ का हुआ, वो है उस संस्थान जिसका नाम IIPS है। दूसरे फैकल्टी मेंबर ने हमें बताया कि IIPS न सिर्फ भारत सरकार के लिए डेटा को कलेक्ट करता था, बल्कि कई बार यूनिसेफ, USAID जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज भी IIPS को अपना पार्टनर बनाती थी डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज में। और इस पूरे प्रकरण के दौरान, जो कि पिछले कुछ महीनों में बीता, IIPS की क्रेडिबिलिटी को भी धक्का पहुंचा है। इसलिए अब उन्हें ये डर है कि क्या ये इंटरनेशनल एजेंसीज अपनी पार्टनरशिप आगे भी IIPS के साथ करेंगी। उन्हें यह भी डर है कि और जो फॉरेन फंडिंग आती थी विभिन्न प्रकार के रिसर्च के लिए, अब आगे वो कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं। प्रोफेसर जेम्स के कालखंड में कई सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जॉइंट कोर्सेज भी शुरू हुए, और इस फैकल्टी मेंबर के अनुसार अब उनके आगे कंटिन्यू होने पर भी एक तरह का क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल इन सब के बीच प्रोफेसर जेम्स आज वियना में हैं। वो वहाँ के एक संस्थान में शॉर्ट टर्म स्कॉलर के रूप में कार्यरत हैं। इन सारे मुद्दों पर द वायर ने 3 डिटेल्ड रिपोर्ट्स अंग्रेज़ी में अपनी वेबसाइट में प्रकाशित की। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप भी उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।